नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए सीधा आपको यूक्रेन लिए चलते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जेलेंस्की और तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है। तमाम समझौतों को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं। 4 समझौते, अभी तक की जानकारी के हिसाब से 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अभी भी चर्चा वहां पर चल रही है। चर्चा में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। एक लंबा सफर तय कर, यानी कि 10 घंटे का लंबा सफर तय कर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां पर कई कार्यक्रम में सुबह से शामिल हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रही है। इस चर्चा के दौरान भारत यूक्रेन के संबंधों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से संबंध को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए। संबंध को मजबूत करने के लिए तमाम समझौते टेबल पर रखे जा रहे हैं। एक एक कर सभी समझौतों पर बातचीत हो रही है। कुछ पर सहमति बन रही है तो कुछ पर असहमति अभी फिलहाल बनती नजर आ रही है। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर अब तक हो चुके हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी शांति का संदेश देने के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं। अभी यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दिखा रहा है, चर्चा की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं राजधानी एक्सप्रेस की। हिमाचल के डीए और एरियर समेत अन्य मांगों को लेकर के सरकार पर फिर एक बार से कर्मचारियों का गुस्सा फूटा है। शिमला स्थित सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में 21 अगस्त को हुए जनरल हाउस में कर्मचारी संगठनों ने सरकार को वार्ता के लिए गुरुवार तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने कर्मचारियों के साथ वार्ता नहीं की है, वार्ता के लिए बुलाया तक नहीं है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक के सभी कर्मचारियों ने फिर से सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हिमाचल में डीए और छठे वेतनमान को संशोधित एरियर ना मिलने से कर्मचारियों के अब सब्र का बांध जो है वो टूटता जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी संगठन 2 टूक चेतावनी भी दे चुके हैं कि अब भी अगर सरकार की नींद नहीं टूटी तो विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त होते ही कर्मचारी कैजुअल लीव पर चले जाएंगे। और पेंशनर के विरुद्ध जो कहा है, जो हमको धमकी दी है, उसका जवाब उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? मैं इस मंच से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को एवं पेंशनरों को अनुरोध करूंगा कि धर्मानी जी को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो भविष्य में कर्मचारियों के विरुद्ध आवाज न उठा सके। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन कर्मचारियों में इतना गुस्सा किस वजह से है? क्या है इन कर्मचारियों की मांग? जी, यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2016 से लेकर जो है एरियर और महंगाई भत्ते को लेकर जो है लगातार जो है सरकार और कर्मचारियों के बीच जो है तकरार चल रही है। इनकी जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं मानी जा रही है, जिसको लेकर बार बार आग्रह किया जा रहा है, कर्मचारियों के द्वारा सरकार से मिला जा रहा है। इसके बावजूद भी जो है इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही है, जिसको लेकर अब इन्होंने जो है सड़कों पर उतरने का जो है निर्णय लिया है। इसी को लेकर आज भी जो है इन्होंने सचिवालय के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया है और यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो मंत्री है और जिस तरह से जो इनके कार्य है उसको लेकर जो है उनकी पोल खोल कर रख दी है। और यदि कैबिनेट मंत्री धर्मानी की बात की जाए तो उनको लेकर भी इन्होंने जो है काफी बयानबाजी की है और आगे आगामी आने वाले 10 सितंबर को लेकर जो है इन्होंने एक बार फिर से जो है चेतावनी दी है। ठीक है मीनाक्षी, देखिए आपसे जानना समझना चाहेंगे कि सभी कर्मचारियों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि गुरुवार तक सरकार एक बार उनसे बात करे, लेकिन सरकार ने बात करना जरूरी नहीं समझा। क्यों? सरकार जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है कहती आ रही कि यहाँ पर जो है महंगाई और इत्यादि को लेकर उनके पास जो है बजट अभी फिलहाल नहीं है,
जिसको लेकर जो है इनकी मांगों को जो है लगातार टाला जा रहा है और इसी को लेकर जो है इनसे फिलहाल जो है वार्ता नहीं की जा रही है। लेकिन ये लोग, इनका कहना है कि इनकी जो मांगे है वो 2016 से लेकर अभी तक लगातार जो है नहीं मानी गई है और 5 लाख के करीब जो है ये कर्मचारी है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है अब प्रदर्शन करेंगे और इनका कहना है कि हम जो एरियल और भत्ते हैं उससे जो है लेकर ही रहेंगे। ठीक है मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से फिलहाल कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर के आक्रोशित नजर आ रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि कर्मचारियों की तरफ से 2 टूक साफ कर दिया गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो मॉनसून सत्र के खत्म होने के बाद कैजुअल लीव पर चले जाएंगे। फिर क्या होगा? तो ऐसे में सरकार को थोड़ा सा सोचना, विचार करने की जरूरत है, कर्मचारियों से एक बार सामने आकर के बातचीत करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों का कहना है कि अन्य स्थानों पर जो है खर्च बेहद किया जा रहा है और यदि कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर जो है बार बार आग्रह कर रहा है, उन्हें जो है टालने का जो है कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जो है सरकार को इस पर जो है निर्णय लेने की आवश्यकता है कि समय रहते जो है इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। लगभग कितने कर्मचारी ऐसे हैं मीनाक्षी जो फिलहाल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? कितने कर्मचारी है, संख्या क्या होगी इनकी? साथ ही साथ कई मांगे बताई जा रही है, लेकिन इन सभी मांगों में मुख्य मांग क्या है? यदि कर्मचारियों की संख्या जो धरना प्रदर्शन में है, यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है पहुंच रहे हैं कर्मचारी और यदि इनकी बात की जाए तो ये लगभग 5 लाख के करीब जो है कर्मचारी है। जो इनकी जो मुख्य मांग है वो एरियल और महंगाई भत्ता है जो 2016 से लेकर जो है अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर जो है ये लगातार अपनी लड़ाई जो है लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ठीक है मीनाक्षी, देखिए 2016 से अब तक का 2024 यानी कि एक लंबा वक्त बीत चुका है। ऐसे में अभी तक भत्ता ना मिलना अपने आप में गुस्सा आना लाजमी है, सवाल सरकार से पूछना भी लाजमी यहाँ पर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर देश भर में हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। 6 सितंबर से इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो वहीं पर भारत के अलावा नेपाल में भी इस त्योहार की धूम देखने को मिलेगी। कुल्लू के लालचंद पार्थी कला केंद्र में प्रवासी साझा मंच और सूत्रधार कला संगम की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान नेपाल के कलाकार फिर इस कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रवासी साझा मंच भारत के संयोजक सीपी शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर को तीज का ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसमें नेपाल और हिमाचल के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसके अलावा इसमें नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदू समाज की महिलाएं भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगी। साथ ही सीपी शर्मा की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि पहले छोटे स्तर पर आयोजन होता था, लेकिन पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है। वहीं हिमाचल में स्थानीय संस्कृति के संरक्षण में कार्य कर रहे सूत्रधार कला संगम का भी इस कार्यक्रम में सहयोग रहने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में लैंडस्लाइड की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। शिमला के लक्कड़ बाजार में भी पुरानी इमारत के एक हिस्से की गिरने की वजह से एक वीडियो जो है उसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मकान जर्जर हालत में होने की वजह से खाली भी पड़ा हुआ था, इसीलिए घटना में किसी भी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस मकान को नगर निगम प्रशासन ने असुरक्षित घोषित किया हुआ था। पुलिस चौकी लक्कड़ बाजार के पास का ये पुराना मकान बताया जा रहा है। इससे पहले यहां बुधवार रात भी भूस्खलन की चपेट में कई गाड़ियां आ गई थी। इमारत के खाली होने की वजह से कोई जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास की कई प्रॉपर्टी को जरूर नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जर्जर हालत में पड़े मकान का एक हिस्सा ध्वस्त हो चुका है पूरी तरीके से। हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही है। अब देखिए कैसे एक ही झटके में मकान का एक हिस्सा ध्वस्त हो जाता है, सड़क पर आकर के पूरी तरीके से गिर जाता है।
खबरों में आगे बढ़ते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। तैयारियां तेज हो चली है। गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 17 जिलों के प्रत्याशियों के टिकट पर मंथन हुआ। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी के टिकटों पर फिलहाल मंथन हुआ है। बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल है। गुरुग्राम में बीजेपी 21 सदस्यीय चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक जारी है। आज बैठक का दूसरा दिन है। बैठक का मकसद है सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा कर एक पैनल तैयार करना। पहले दिन बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी जिलों को पदाधिकारियों को अलग अलग से बुला करके समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा की गई। बाकी जिलों पर फिलहाल चर्चा चल रही है। उसके बाद हर विधानसभा सीट का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत तमाम चुनाव कमेटी के सदस्य पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए सहयोगी वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है। वीना, आज बैठक का दूसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, जिसके चलते भाजपा और अन्य पार्टियां अपनी तैयारियां जिसके चलते भाजपा की बैठक चल रही थी। हरियाणा के बड़े बड़े की अध्यक्षता नायब सैनी कर रहे और जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी और केंद्रीय मंत्री। अगर हम बात करें तो पहले ठीक है वीणा, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट दे दें कि आज बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में तमाम बीजेपी के दिग्गज मौजूद हैं। तो उधर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जेजेपी के 2 और विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने छोड़ी है पार्टी। अब तक 5 एमएलए हैं जो कि पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जेजेपी पार्टी को एक के बाद एक लगातार कई झटके लग चुके हैं। देखा जाए तो बीते दिनों में पार्टी के 4 विधायकों ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है। गुरुवार को जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने इस्तीफा देकर जेजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। यानी कि कुल 5 एमएलए ऐसे हैं जेजेपी के जो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। जेजेपी के 5वें विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा से पहले अनूप धानक, ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली और रामकरण काला भी पार्टी छोड़ चुके हैं। विधायक रामनिवास की तरफ से पार्टी छोड़ते हुए कहा गया कि वो 2 साल से जननायक जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। हाँ, आज हमने फैसला किया है कि हमारे साथियों ने, जैसे जोगीराम सियाग जी हैं बरवाड़ा से विधायक, अनूप धानक जी हैं पुलाना से हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं वर्तमान सरकार में भाजपा हमारी पार्टी की तरफ से, और एक मैंने, हम तीनों ने ये फैसला लिया है कि भाई हम जननायक जनता पार्टी से अपना बाहर मुक्त होते हैं। जो अपना दायित्व में जो पद है, जो प्राथमिक सदस्य है, उनसे अपना डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट भेज दी है, हमारा इस्तीफा भेज दिया कि हमने। तो उधर गुरुग्राम जिले सोहाना के अग्रसेन भवन में आज आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी पहुंचे हैं। इस मौके पर इनके साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता भी उपस्थित रहे, जिनके यहां पहुंचने पर आम आदमी पार्टी ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान संदीप पाठक ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ेगी और पार्टी 5 गारंटी लेकर के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। सरकार बनते ही 5 गारंटियां पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएंगी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब हरियाणा प्रदेश की बारी है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से प्रदेश की जनता दुखी हो चुकी है, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। पैसे के चंगुल में इन राजनेताओं ने फंसा दिया है और इसी कारण राजनीति को कठिन बना दिया है और फिर यही इनके परिवार
लोग घूम फिर के आते हैं और जनता कुछ कर नहीं सकती। इसी बीच एक आदमी आता है, चप्पल पहने हुए, साधारण पेंट कमीज पहन के, टोपी लगा के, ऐसे अरविंद केजरीवाल, वो आते ही इनकी राजनीति की गोभी खोल देते। भाई ये कहते कि भाई इनको चुनाव लड़ने नहीं आता, ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको क्या आएगा, हमें चुनाव लड़ना। दिल्ली में 3-3 बार इनको धूल चखाया। भाई कुछ तो होगा उस व्यक्ति में, कुछ तो होगा आपकी पार्टी में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंदू संगठनों ने सीएम भगवंत मान से मुलाकात की है। शिवपुरी मंदिर में हुई है चोरी पर भी चर्चा की गई है। हिंदू संगठनों के नेताओं ने सीएम मान का धन्यवाद किया है। मामला जल्द सुलझाने के लिए सीएम का धन्यवाद किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान से आज हिंदू संगठनों ने मुलाकात की है। इस दौरान हिंदू संगठन ने खन्ना के शिवपुरी मंदिर में चोरी के मामले को सुलझाने के लिए सीएम मान का आभार प्रकट किया है। बता दें कि बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंदू संगठन के नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के तहत ही पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में रिकॉर्ड तोड़ समय को सुलझा लिया है। इसे लेकर के सीएम मान से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद भी किया गया है। मंदिर में चोरी करने वाले आरोपियों को पंजाब पुलिस ने कुछ ही समय में दूसरे राज्य से गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही कहा कि इससे हिंदुओं का विश्वास बढ़ा है कि पंजाब में उनके मंदिर गुरुद्वारे पूरी तरह से सुरक्षित है। बता दें कि 15 अगस्त को खन्ना के शिवपुरी मंदिर में चोरी की घटना सामने आई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर ही पूरी वारदात को सुलझाते हुए और इस वारदात को अंजाम देने वालों पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। सभी को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि खन्ना पुलिस ने 1 सप्ताह से भी कम का समय लिया है शिव मंदिर में हुई चोरी के इस मामले को सुलझाने के लिए। अभी हम लोग जो मुख्यमंत्री साहब के पास आए थे, पंजाब के हर जिले से अलग अलग से संत समाज के प्रतिनिधि भी हैं हमारे साथ, और जो बड़े बड़े मंदिर हैं उस मंदिर के समाज के संगठन के प्रतिनिधि भी साथ में हैं। तो हम लोग यहाँ आए थे भगवंत मान जी का धन्यवाद करने के लिए। खन्ना में जो एक चोरी हुआ और दूसरे प्रदेश में जा कर के वहाँ से पकड़े गए सब चोरी करने वाले, वहाँ से जो पंजाब के प्रशासन ने कार्य किया है दूसरे प्रदेशों से भी पकड़ करके लाने का, तो इससे एक लोगों में जो हिंदू समाज है इसके एक उत्साह इनके मन में हो गया कि ऐसी अभी व्यवस्था यहाँ है पंजाब में कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्राइम यहाँ नहीं कर सकता। लोगों में डर होगा, मंदिर सुरक्षित होंगे, गुरुद्वारे सुरक्षित होंगे, जो धार्मिक हमारे स्थल हैं। और भी कई विषयों पर हमने धार्मिक स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था और अन्य की चर्चा हुई, आश्वासन भी मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहते हैं पंजाब सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, श्री वैष्णव विरक्त मंडल महामंत्री होने के नाते। जालंधर में स्थित गांधी वनिता आश्रम को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कपूरथला चौक के पास स्थित आश्रम से 7 के करीब लड़कियां भागने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई हैं। ये लड़कियां चोरी, ड्रग्स तस्करी और हत्या के मामले में आश्रम में बंद है। इन्होंने भागने के दौरान महिला होमगार्ड अमृता कौर के सिर भी फोड़ दिया है, जिसके कारण वे अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। उनका इलाज वहां चल रहा है। इसके साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आश्रम की दीवार ऊंची होने के कारण से भागने में ये लड़कियां असफल रही है। तुरंत अन्य स्टाफ ने उन पर काबू पा लिया। आरोपी लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 7 लड़कियां कमरे से बाहर तो आ गई, लेकिन बाहर तैनात महिला होमगार्ड ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने होमगार्ड के सिर पर वार कर उन्हें चोटिल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ गुरप्रीत सिंह मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इन 7 लड़कियों में से 2 ड्रग्स के केस में, 3 हत्या के केस में, 2 लड़कियां चोरी के केस में शामिल हैं। कंट्रोल रूम तो डिवीजन नंबर 2 के एसएचओ जी इतला मिली सी कि गांधी वनिता आश्रम ਜਿਹੜਾ ਕਿ डिवीजन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸੀਸੀਐਲ ਜੁਵਨਾਈਲਸ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो इसी इन्फॉर्मेशन ਦੇ ਉੱਤੇ एसएचओ
डिवीजन नंबर 2 ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ डिवीजन नंबर 2 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।